हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज हम कंक्रीट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग एग्रीगेट एडमिक्सचर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और एग्रीगेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट होता है पानी, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ेंगे तो वाटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और वाटर के अंदर क्या क्या रहता है मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो वाटर की जो वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए, मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 6 to 8 के बीच होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए, लेकिन शुड नॉट बी लेस देन शुड नॉट बी लेस देन 6। ठीक है। एंड देखिए, अगर पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होंगी तो वो क्या करती हैं, हमारी कंक्रीट को मतलब डिस्टर्ब कर देती हैं। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि सेटिंग टाइम को कभी बढ़ा देंगे, घटा देंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देंगे, उसमें इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देंगे। और जो अगर उसके अंदर आरसीसी मतलब जो रेनफोर्समेंट है तो उसको क्या करेगी, कोरोजन कर देगी। ठीक है। तो इसीलिए हम वो पानी हम यूज़ करते हैं वो 6, जिसकी पीएच वैल्यू 6 to 8 होनी चाहिए। लेकिन वाटर में जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि परमिजिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स, ये वाटर में प्रेजेंस होते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वो कितने से कम नहीं, मतलब कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 200 mg/लीटर अगर है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। इनऑर्गेनिक का 3000 mg/लीटर, सल्फेट्स का 400 mg/लीटर। फिर नेक्स्ट आता है क्लोराइड्स, अरे सॉरी, क्लोराइड्स की फॉर्म अगर देखिए, अगर हम जो वाटर कंक्रीट में यूज कर रहे हैं तो इसमें 2000 mg/लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर हम वही अगर आरसीसी के लिए यूज करेंगे तो आरसीसी में कितना होता है, 500 mg/लीटर। दिस इज द मतलब कंक्रीट, किसके लिए है ये, कंक्रीट के लिए, दिस आरसीसी के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट और है सब सस्पेंडेड मैटर्स, सस्पेंडेड मैटर्स। ठीक है। इसकी जो वैल्यू कितने से कम, मतलब कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो है 2000 mg/लीटर। ठीक है। परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स, वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है तो 200 mg/लीटर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनऑर्गेनिक के लिए पूछा जा चुका है। 3000 mg/लीटर, सल्फेट्स है तो 400 mg/लीटर। क्लोराइड है अगर कंक्रीट है तो 2000 पर मिलीग्राम पर लीटर। और अगर आप इस आरसीसी के लिए यूज कर रहे हैं तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबस्टैंडर्ड मैटर्स 2000 mg/लीटर। ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीगेट। एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, ओबीएस स्टार्ट हो गया। चलिए कोई नहीं, एक मिनट रुकिए, इसको ठीक कर देते हैं। ओके, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने की सोच रहा था, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ओके, डन। अब देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट्स, ठीक है। एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट दो तरीके से होता है। एक फाइन एग्रीगेट हम यूज करते हैं कंक्रीट में, और एक कोर्स एग्रीगेट को यूज करते हैं।
फाइन एग्रीगेट क्या है? फिलर मटेरियल होता है। क्या होता है? फिलर मटेरियल। एंड कोर्स एग्रीगेट इज इनर्ट मटेरियल। ठीक है। एग्रीगेट क्या प्रोवाइड करता है? एग्रीगेट बल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ और मतलब स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और श्रिंकेज को रोकता है ना, और मतलब कंक्रीट की जो वर्क डेंसिटी है उसको बढ़ाता है। अब देखिए एग्रीगेट जो यूज करते हैं, ठीक है, अब बड़े बड़े एग्रीगेट होंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए ये बड़े बड़े एग्रीगेट है, आगे इसमें जो जगह बचती है उसमें क्या करता है, जो हमारा फाइन एग्रीगेट आके मिक्स हो जाता है और फाइन एग्रीगेट आके यहाँ पे भर जाता है। तो ये क्या होता है, एक डेंस स्टेट में हमको प्रोवाइड, जो कंक्रीट होती है बहुत ही डेंस मिलती है। ठीक है, यही वजह है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज, अब जो एग्रीगेट हम प्राप्त करते हैं, एग्रीगेट कहाँ से, मतलब ऐसा कौन सा सोर्सेस है जहाँ से हमें एग्रीगेट प्राप्त होते हैं? एग्रीगेट हमें दो तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। एक तो होता है नेचुरली, सेकंड इज आर्टिफिशियली। अब नेचुरली, नेचुरली कहाँ से मिलेगा? नेचुरली हमें रॉक से मिलता है, ठीक है, रॉक से या स्टोन से हमें प्राप्त होता है नेचुरली। और आर्टिफिशियली जैसे कि ईंट बनाई, ठीक है, ईंट को तोड़कर, ब्रिक बोकन्स, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, स्लैग का यूज़ करते हैं किसमें? आर्टिफिशियल एग्रीगेट में। और नेचुरली में हम तीनों यूज़ करते हैं, जैसे रॉक्स होते हैं, स्टोन, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, स्टोन में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कंक्रीट में, कंक्रीट में जो हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो इग्नियस रॉक का होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है किसका? इग्नियस रॉक से मिलने वाला एग्रीगेट बेस्ट क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड होता, मतलब मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अगर कोर्स एग्रीगेट हम किसे कहते हैं? एक पॉइंट, कोर्स एग्रीगेट हम किसे कहते हैं? कोर्स एग्रीगेट हम उसे कहते हैं जो 80 mm सीप से पास हो जाए और 4.75 mm पर रुक जाए। मतलब 80 mm से रिटेन हो जाए, मतलब 80 mm सीप से रिटेन हो जाए और 4.75 पर स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो वो होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है? फाइन एग्रीगेट होता है हमारा 4.75 से सीप से पास हो जाए और 0.150 mm यानी कि 150 माइक्रोन वाली सीप पर रुक जाए। ठीक है, या स्टॉप हो जाए। समझ गए? तो दिस इज अ फाइन एग्रीगेट एंड दिस इज अ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट 80 mm से पास हो जाए और 4.75 पर रुक जाए। फाइन एग्रीगेट 4.75 से पास हो जाए लेकिन 0.150 mm या 150 माइक्रोन पर रुक जाए। दिस इज द फाइन एग्रीगेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए, अब क्लासिफाइड करते हैं भाई। ठीक है, क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अब एग्रीगेट तो हमने ले लिया, हमको ये भी पता चल गया कि एक फाइन होता है, एक कोर्स होता है। और कोर्स कौन सा होता है? 80 mm से पास हो रहा है, 4.75 पे रुक रहा है। और फाइन कौन सा है? 4.75 सीप से पास हो रहा है और 150 माइक्रोन सीप पर रुक जा रहा है। अब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे तो तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ जूलॉजिकल ओरिजिन। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, on the basis of size. Next is the on the basis of shape, on the basis of shape। मतलब ये जोलॉजिकल ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड करेंगे।
ये उसके साइज के अकॉर्डिंग छोटा है तो फाइन होगा, मीडियम, ठीक है, सारी चीज़ें बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करेंगे। और दिस इज द बेसिक ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक और होता है सरफेस टेक्सचर के अकॉर्डिंग, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है, तो उसको नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करते हैं, है ना। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ जोलॉजिकल ऑरिजिन से होता है कौन सा, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, कौन सा, नेचुरल, एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। आपको पता है नेचुरल जो एग्रीगेट होता है वो कौन कौन से होते हैं, जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इनसे प्राप्त होते हैं, मतलब ये मान लीजिए रॉक से प्राप्त होते हैं। आर्टिफिशियल होता है वही ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बीएफएस मतलब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, शॉर्ट में लिख दिया। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग कोर्स, फाइन एंड ऑलिन, कोर्स एग्रीगेट, सेकंड इज फाइन एग्रीगेट, एंड थर्ड इज ऑल इन एग्रीगेट, ठीक है, जिसमें दोनों होते हैं कोर्स इन, कोर्स और फाइन। ऑन द बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग, अगर शेप के अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड करेंगे तो राउंडेड, एंगुलर, इलोंगेटेड एंड फ्लैकिन, ठीक है, चार तरीके से होता है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर, थर्ड इज elongated, एंड फोर्थ इज flaky, ठीक है। तो ये क्लासिफाइड किया एग्रीगेट को। नेचुरल आपको पता है कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल भी आपको पता चल गया, ब्रोकन ब्रिक्स और जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वगैरह, रॉक से जो इग्नियस, रॉक से जो हमें प्राप्त होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है, तो वो होते हैं नेचुरल। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग कोर्स एग्रीगेट जो 80 mm से यानी 4.75 mm से बड़ा होता है और 80 mm से कम, वो कोर्स एग्रीगेट होते हैं। और फाइन एग्रीगेट होता है 4.75 mm से बड़ा और 150 माइक्रोन से छोटा, ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट होता है। और ऑल इन एग्रीगेट में दोनों आते हैं, ठीक। तो अब हमको ये तो तीनों चीज़ें, पांचों चीज़ें हमको पता चल गई। अब हम कवर करेंगे क्या, राउंडेड एग्रीगेट कैसे होते हैं, एंगुलर, इसके बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर के बारे में, इलोंगेटेड एंड फ्लैकी के बारे में, ठीक है। राउंडेड, देखिए अब इसमें जैसे कि फाइन एग्रीगेट है, और फाइन एग्रीगेट में हम लोग जोन के, जैसे कि फाइन में सैंड आ जाता है ना, अब सैंड को हम लोग जोन वाइज क्लासिफाइड भी करते हैं, जोन फर्स्ट, 2, 3, 4, है ना। तो जोन के अकॉर्डिंग जब क्लासिफाइड करते हैं तो आता क्या है, जोन 1 में आता है हमारा कोर्सर एग्रीगेट, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए क्लासिफाइड, क्वेश्चन पूछा गया है जोन फर्स्ट और जोन सेकंड से, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जोन, ठीक है, जोन फर्स्ट, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। जोन फर्स्ट में आता है हमारा कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, जोन 2 में आता है मीडियम एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट आता है हमारा जोन थर्ड में, और वेरी फाइन एग्रीगेट जैसे सिल्ट एंड क्ले जोन 4 में आता है। एग्रीगेट का जोन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एग्रीगेट की फाइननेस भी बढ़ती जाती है, अर्थात एग्रीगेट का साइज रिड्यूस होता जाता है। जोन 4 का एग्रीगेट कंक्रीट कार्यों में उपयोग नहीं लाया जाता, मतलब जोन 4 का जो है, जोन 4 का यूज हम कंक्रीट में नहीं करते, नॉट यूज फॉर कंक्रीट, ठीक है। चलिए, फिर एक आता है फाइननेस मॉडुलस, भी हम लोग पता करते हैं, है ना। फाइननेस मॉडुलस, मॉडुलस जो होता है उसको भी तो पता करते हैं, फाइननेस मॉडुलस कैसे पता करते हैं, आइए देखते हैं। हम्म,
फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, सैंड और एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस सैंड व एग्रीगेट पार्टिकल साइज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, और फाइननेस कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड सीव उपयोग में लाई जाती है। क्या लाते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सीव, और इन सीव पर रुकी हुई मात्रा के परसेंटेज का, जितने भी मात्रा रुक जाती है परसेंटेज को 100 से डिवाइड करने पर फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अगर उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए देखिए, फाइननेस मॉडुलस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, और डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछेगा फाइननेस मॉडुलस का, कि आप ये बताइए फाइन सैंड के लिए फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है। फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। ठीक है, ये फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू है, इसकी होती है 2.2 से 2.6। मीडियम सैंड की होती है 2.6 से 2.9 एंड कोर्स एग्रीगेट की होती है 2.9 से 3.2। ठीक है, फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम एग्रीगेट में, जो तो था फाइन सैंड की, ठीक है, सैंड की थी, अब एग्रीगेट की पूछेंगे। एग्रीगेट में भी फाइन, मीडियम एंड कोर्स। फाइन, मीडियम एंड कोर्स। तो फाइन एग्रीगेट की वैल्यू होती है 2.0 से 3.5, 5 से मतलब 5.0 से 7.0 एंड 6.5 से 8.5 तक इसकी वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू है, फाइननेस मॉडुलस की वैल्यूज है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि फाइन सैंड की आपसे एक बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। 2.9 से 3.2 है ये। ठीक है, मैं इसको काट से दोबारा 3.2। ओके, क्लियर हुआ। अगर जो देखिए एक बात बताएं, यदि अगर सैंड का जो फाइननेस मॉडुलस है 3.2 से अधिक बढ़ गया, अगर ज़्यादा हो जाता है, तो इसका उपयोग हम सीमेंट कंक्रीट कार्यों में नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू, फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू अगर 3.2 से वैल्यू 3.2 से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो उसको हम सीमेंट कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं। सीमेंट कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब कवर करेंगे हम लोग। क्या था, राउंडेड, फ्लैकी, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। राउंडेड एग्रीगेट, है ना। राउंडेड एग्रीगेट किससे कहेंगे, जिसके पार्टिकल्स गोल गोल हो। ठीक है, दिस इज द राउंडेड एग्रीगेट्स। और राउंडेड एग्रीगेट्स में होता क्या है, बेटर वर्कबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बेटर वर्कबिलिटी, लेकिन स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ कम होती है। क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, और लेकिन जो वर्कबिलिटी होती है बेटर होती है। ठीक है, ये तो राउंडेड एग्रीगेट। नेक्स्ट आता है एंगुलर एग्रीगेट। अब एंगुलर एग्रीगेट को यूज़ करते हैं, इसमें क्या है, हाई स्ट्रेंथ, हमें क्या हाई स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, और क्या होता है, इसको हम एंगुलर की जगह क्यूबिकल भी बोल सकते हैं, क्यूबिकल एग्रीगेट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो कंक्रीट कार्य है, जो एक पॉइंट है, नोट पॉइंट है, लिख लीजिए।
अभी क्या, अभी मतलब पहले हम इलोंगेटेड और फ्लैकी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। एंगुलर एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड होती है ना। नेक्स्ट, इलोंगेटेड इलोंगेटेड एग्रीगेट, इसमें क्या है, ऐसा एग्रीगेट है जिसकी लेंथ 9.5 इंटू मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाते हैं। मतलब इस पर लिख दीजिए, जिसकी लेंथ 9.5 इंटू मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लैकीनेस या फ्लैकी एग्रीगेट बोल सकते हैं। ये ऐसा एग्रीगेट है जिसकी थिकनेस जो है 3.5 इंटू मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट से कम रह रही हो, एग्रीगेट से कम रह रही हो या कम हो जाती है तो फ्लैकीनेस एग्रीगेट कहलाती है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट और मैं आपको ये बताऊंगा, इलोंगेटेड के लिए क्या हम कभी कभी लेते हैं 1.8 टाइम्स, इसको हम 9.5 की जगह 1.8 टाइम्स भी ले सकते हैं, ठीक है, 1.8 टाइम्स। और इसको लेते हैं हम लोग कितना, 0.6 टाइम्स, 0.6 टाइम्स, ठीक है। देखिए फ्लैकीनेस एग्रीगेट मतलब किसका 3.5, जैसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए अगर ये कोई, मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, ऐसा पत्थर है जो इसकी ये साइज है दिस, ये इस साइज का कितना होना चाहिए, 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 0.6 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही है इसका मीन डायमेंशन का, तो इसका जो लेंथ होती है 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन की, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको इलोंगेटेड एंड फ्लैकीनेस। एंगुलर तो आपको पता है, टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है, राउंडेड में जीरो होते हैं, इसमें सिर्फ बेटर वर्केबिलिटी मिलती है, मतलब समझ लीजिए वर्केबिलिटी इसकी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ इसमें कम होती है। इसकी वर्केबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी देता है एंगुलर एग्रीगेट, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मैं अब एग्रीगेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब एग्रीगेट पे टेस्ट करेंगे और एग्रीगेट को जानेंगे इसमें कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ होती है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट टेस्ट ऑन एग्रीगेट। टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स, ठीक। पहला टेस्ट है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, मतलब इस पर क्रशिंग टेस्ट करेंगे, है ना। और क्रशिंग टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे हमें क्रशिंग वैल्यू प्राप्त होती है एग्रीगेट की, है ना। और इसकी वैल्यू पता करने के लिए एग्रीगेट का जो साइज हम लोग लेते हैं नॉर्मली 25 mm डाया और 25 mm हाइट का होता है, 25 mm डाया एंड 25 mm हाइट का हम एग्रीगेट लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, मोल्ड होता है, एक मोल्ड में भर देते हैं, जैसे ये मोल्ड है, ठीक है, इसमें भर देते हैं और ऊपर से इस पर लोड लगाते हैं, ये सारे भरे हुए हैं, ठीक है, एग्रीगेट भरे हुए हैं, इस पे लोड लगाएंगे। और लोड कितना लगाते हैं हम लोग, जो लोड लगाते हैं 40 टन, कितना
कितना लोड लगाते हैं, 40 टन। ठीक है, इस पर लोड लगाया। लोड लगाने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, 2.36 mm सीप से छानेंगे, और छानने के बाद 30% से जो उसके ऊपर मतलब चलनी के ऊपर जो बचना चाहिए वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे, 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि मोल्ड में भरने के बाद प्लंजर के द्वारा, जो प्लंजर है ये, ठीक है, प्लंजर के द्वारा 40 टन लोड लगाया जाता है। इसके बाद इस एग्रीगेट को 2.36 mm सीप से छान लिया जाता है। तो छानने के बाद क्या, जो ऊपर छलनी के ऊपर 30% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर इसी में एक पॉइंट आता है, अगर हम एग्रीगेट का यूज़ रोड पेवमेंट और बिटुमिन पेवमेंट की टॉप सरफेस पर कर, जैसे कि रोड पेवमेंट की टॉप सरफेस पर अगर कर रहे हो इसका यूज़ एग्रीगेट का, तो इसकी वैल्यू जो है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, अगर हम यही एग्रीगेट बियरिंग सरफेस के अलावा रोड के, मतलब रोड के बियरिंग सरफेस के अलावा बेस कोर्स ऑफ कंक्रीट में कर, बेस कोर्स में कर रहे हो, बेस कोर्स ऑफ कंक्रीट में अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टेस्ट है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। इसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इससे हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या, एग्रीगेट पर कितना इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, मतलब एग्रीगेट की कितनी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, यानी कितनी क्षमता है उसकी सहने की, उसका हम पता करते हैं। जो इसमें जो हम मोल्ड यूज़ करते हैं वो मोल्ड होता है 10.2 सेंटीमीटर, जो उसका डाया होता है। ठीक है, और जो हाइट होती है 5 सेंटीमीटर हाइट होती है, 5 सेंटीमीटर हाइट होती है, मतलब जो हम मोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एग्रीगेट के भरने के बाद एक 14 केजी का हैमर होता है, 38 सेंटीमीटर की हाइट से 15 बार गिराया जाता है। कितने में, है ना, और इसके बाद इस सैंपल को 2.36 mm की सीप से पास किया जाता है। वही 2.36 mm की सीप से इसे पास करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगी। यानी कि यदि एग्रीगेट रोड पेमेंट और बियरिंग सरफेस के लिए किया जा रहा हो तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है 30% होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पॉइंट्स होते हैं दो, जो उसमें भी 2 पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू रोड पेमेंट और बिटुमेन पेमेंट के लिए जब करते हैं तो कितनी परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप टिक करेंगे 30%। ठीक है, अगर आपसे पूछे बियरिंग सरफेस को छोड़कर बेस कोर्स में अगर हम यूज़ करेंगे तो कितना वैल्यू होनी चाहिए, 45%। ठीक है, इसके लिए होगा क्या, रोड पेमेंट या बियरिंग सरफेस
अगर ये किया जा रहा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बेस कोर्स मतलब वियरिंग सरफेस को छोड़कर कहीं भी अगर यूज़ करेंगे, वियरिंग सरफेस को छोड़कर क्या करते हैं? वियरिंग सरफेस को छोड़कर क्या करेंगे हम लोग? अगर इसका यूज़ करेंगे तो 45% से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसेस है दोनों का ही, एज इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट का भी और वो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट जो होगा सॉरी एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू। एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम किस मशीन का यूज़ करते हैं? लॉस एंजलिस मशीन का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एग्रीगेट को भरकर मतलब 33 से 37 33 से 37 राउंड पर मिनट के अनुसार 33 से 37 राउंड पर मिनट के अनुसार 500 बार घुमाते हैं। ठीक है, और इसके बाद सैंपल को 1.70 mm सीप से किससे 1.70 mm सीप से छानते हैं। ठीक है, मतलब पास कराया जाता है। तो बियरिंग सरफेस ऑफ टॉर्क मतलब वही पॉइंट बियरिंग सरफेस अर्थात टॉप सरफेस ऑफ रोड पेमेंट के लिए किया जा रहा हो तो इसकी वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बियरिंग सरफेस के अलावा मतलब बियरिंग सरफेस के अलावा कहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेस कोर्स में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों टेस्ट किए। ठीक है, तीनों टेस्ट में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी? अगर हम एग्रीगेट यूज्ड फॉर बियरिंग कोर्स या बियरिंग कोर्स को छोड़कर लाइक बेस कोर्स में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, बेस कोर्स एंड कंक्रीट वर्क, तो ACV यानी कि क्रशिंग वैल्यू कितनी थी? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, नेक्स्ट एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू, तीनों थी। इसमें क्या था? नॉट मोर देन 30%, इसमें भी नॉट मोर देन 30%, और इसमें भी नॉट मोर देन 30%। अगर बेस कोर्स या कंक्रीट वर्क में हम यूज़ कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 50%, सॉरी 45%। इसमें क्या है? नॉट मोर देन 45%, और इसमें एक चेंज था, नॉट मोर देन 50%। कितना था? नॉट मोर देन 50%। ठीक है, बस ये टेबल आपको याद रखनी है, बाकी तो सब ऐसे ही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि तीनों टेस्ट का निचोड़ है इसमें। क्या है? तीनों टेस्ट का निचोड़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट होता है डेबल एट्रीशन टेस्टिंग मशीन। इससे क्या करते हैं?
इस टेस्टिंग मशीन में 2 सिलेंडर 20 सेंटीमीटर डाया और 34 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ लगे होते हैं और इस टेस्ट के द्वारा एग्रीगेट की रेट ऑफ वियर ज्ञात की जाती है। देखिए नेक्स्ट टेस्ट है डेवल एट रीजन टेस्टिंग मशीन। इससे हम क्या पता करते हैं, सीधी सी एक बात, इससे हम एग्रीगेट की रेट ऑफ वियर पता करते हैं, एग्रीगेट की रेट ऑफ वियर पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोरी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। डोरी एब्रेजन टेस्टिंग मशीन। इससे हम क्या पता करते हैं, एग्रीगेट के हार्डनेस कोफिशिएंट, मतलब हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट पता करते हैं। सिंपल था, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट का पता करते हैं। अगर हम हार्डनेस कोफिशिएंट निकालें, अगर हम हार्डनेस कोफिशिएंट को निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम माइनस है ये 20 माइनस, ठीक है, लॉस इन वेट टू ग्राम डिवाइड बाई 3। ये फार्मूला होता है किसका, डोरी एवरेज, जब मतलब हार्डनेस निकालनी, हार्डनेस कोफिशिएंट के लिए, किसके लिए, एग्रीगेट के लिए। ओके, इसी में एक पॉइंट है हार्डनेस में, रोड, देखिए रोड एंड कंक्रीट कार्यों के लिए एग्रीगेट के हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यू होती है हार्डनेस कोफिशिएंट वैल्यू 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ओके, हाँ, चलिए, और एंगुलरिटी नंबर हम पता करते हैं, एंगुलरिटी नंबर, एंगुलरिटी नंबर ये किसके लिए करते हैं, इसके द्वारा एग्रीगेट का शेप का अनुमान लगाया जाता है। क्या होता है, एग्रीगेट के शेप का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, किससे, एंगुलरिटी नंबर से। एग्रीगेट एंगुलरिटी नंबर 0 से 11 के बीच है तो यदि एग्रीगेट सैंपल में सभी पार्टिकल राउंडेड हो तो एग्रीगेट का एंगुलरिटी नंबर 0 होगा। यदि एग्रीगेट में सभी पार्टिकल्स एंगुलर हो तो इस एग्रीगेट सैंपल का एंगुलरिटी नंबर 11 होगा। यदि एग्रीगेट सैंपल में राउंड और एंगुलर दोनों प्रकार के पार्टिकल मिक्स हैं तो एंगुलरिटी नंबर 0 से ज़्यादा और 11 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब एंगुलरिटी नंबर इतना समझ लीजिए 0 से 11 तक वेरी करता है। ठीक है, राउंडेड है तो 0, एंगुलर है तो 11। ठीक, अगर दोनों हैं तो 0 और 11 के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कंक्रीट में, मतलब जो एग्रीगेट यूज करते हैं हम कंक्रीट में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.8 के बीच होनी चाहिए। किससे, 2.6 से 2.8 के बीच होनी चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन है मॉइस्चर कंटेंट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एग्रीगेट के। वाटर एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर कंटेंट,
मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये किस मतलब जो वाटर अब्जॉर्प्शन होना चाहिए एग्रीगेट में, किससे ज़्यादा होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताइए। यदि एग्रीगेट का यूज़ हम कंक्रीट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो उसके वेट का 10% होनी चाहिए। मतलब उसके वेट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए कंक्रीट में यूज़ होने वाले एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 10% ऑफ द वेट ऑफ एग्रीगेट। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, नेक्स्ट पॉइंट है। क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दो तरीके से होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ दो तरीके से होती है, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यूब टेस्ट करते हैं या कोर टेस्ट करते हैं? ज्ञात करने के लिए या तो क्यूब टेस्ट करेंगे या फिर कोर टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो क्यूब टेस्ट करते हैं उसका जो मोल्ड का साइज होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 ठीक है। जो क्यूब का साइज होता है वो होता है 15 × 15 × 15 या 150 mm। और जो कोर टेस्ट करते हैं, कोर टेस्ट में जो हम सिलेंड्रिकल लेते हैं और जो सिलेंडर जो स्पेसिमेन होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और उसमें जो साइज होता है 15 × 30 होता है, 15 × 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस टेस्ट में जैसे हमने क्यूब टेस्ट किया, कोर टेस्ट किया, दोनों की वैल्यू 85% से कम नहीं आनी चाहिए। किससे? 85% से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, कंप्रेशन कंप्रेशन स्ट्रेंथ में कंक्रीट की 28 डेज स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। और इसे ही हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ का अप्रोक्सीमेटली 10% होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे कंप्रेशन स्ट्रेंथ की 10% होती है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के भी दो मेथड है। मेथड पहला है डायरेक्ट मेथड,
सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या है? जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे जो अगर हम टेस्ट करते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। और जो इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट टेंसाइल मेथड जो है ये, इससे जो हम स्ट्रेंथ का पता करते हैं, इसमें भी इनडायरेक्ट में दो होते हैं। पहला होता है फ्लेक्सुरल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और सेकंड इज स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आरसीसी में पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा क्या, एग्रीगेट। हमने एग्रीगेट के बारे में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा एग्रीगेट के बारे में। देखिए, वाटर में हमने पढ़ा कि पीएच वैल्यू 6 to 8 होनी चाहिए और शुड नॉट बी लेस देन 6। ठीक है, वाटर में वाटर की जो पीएच रेंज है वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। और वाटर में जो परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स के लिए होगा, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड है तो 200 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनगॉरिक जो इनऑर्गेनिक है वो 3000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट है 400 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोराइड 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम कंक्रीट में यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आरसीसी में यूज़ कर रहे हैं तो ये 500 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड मैटर्स 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कोर्सर एग्रीगेट कौन से हैं, है ना, फाइन एग्रीगेट कौन से हैं। ये ऊपर, चलिए थोड़ा इसको, हाँ दिस, हमने देखा एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। दो तरीके से होते हैं। जो फाइन एग्रीगेट होता है वो क्या, फिलर मटेरियल का काम करता है, और जो कोर्स एग्रीगेट होता है हमारा इनर्ट मटेरियल होता है ना। एग्रीगेट को जो सोर्सेज जहाँ से हमें एग्रीगेट कहाँ से प्राप्त होता है, एग्रीगेट हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। कौन कौन से, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। नेचुरली हमें मिलता है रॉक स्टोन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, तीनों से मिलता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो हमें एग्रीगेट प्राप्त होता है वो हमें इग्नियस रॉक से प्राप्त होता है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट होता है जिसका कोर्स एग्रीगेट में साइज होता है जो 80 mm से पास हो जाए और 4.75 mm पर रुक जाती है। 80 mm सीप से पास हो जाए और 4.75 सीप पर रुक जाए, दिस इज द कोर्स एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट होता है जो 4.75 सीप से पास हो जाए और 150 माइक्रोन सीप पर रुक जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीगेट। अब एग्रीगेट को हम क्लासिफाइड करते हैं। एग्रीगेट को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन, जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। ठीक है, नेचुरली कौन से थे, रॉक्स, और आर्टिफिशियली ब्रोकन ब्रिक्स या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज करते हैं आर्टिफिशियली। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड ऑल इन एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट वही जिसका साइज 80 mm से 4.75 mm तक। फाइन एग्रीगेट जिसका साइज 4.75 mm से 150 माइक्रोन तक। ठीक है, ऑल इन एग्रीगेट में दोनों इंक्लूड रहेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट किया, राउंडेड एग्रीगेट फर्स्ट, सेकंड एंगुलर, थर्ड एलोंगेटेड एंड फोर्थ फ्लैगी एग्रीगेट। ठीक है, राउंडेड एग्रीगेट वो होते हैं जिनकी वर्कबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। हम्म, हम्म, एक मिनट, ठीक है चलिए। हाँ, तो फिर हमने जो देखिए राउंडेड एग्रीगेट की क्या है, मैंने बताया अभी आपको कि उसके लिए जो राउंडेड एग्रीगेट ना था, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, नीचे लिखा था ना हमने, मैं भूल गया था। हम्म, एक मिनट, देखिए एग्रीगेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्या, हमने पढ़ा जोन्स के बारे में। जो फाइन सैंड होती है, ठीक है, वो कौन कौन से, या फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट जो होते हैं वो जोन में डिवाइड होते हैं। जोन फर्स्ट में आता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, जोन टू में आता है मीडियम एग्रीगेट, जोन थर्ड में आता है फाइन एग्रीगेट, और जोन फोर में आता है वेरी फाइन एग्रीगेट। लेकिन हम कंक्रीट के लिए
जोन 4 का यूज़ नहीं करते हैं। जोन 4 का मतलब ये है कि वेरी फाइन एग्रीगेट हम कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है हमारा फाइननेस मॉडुलस। और फाइननेस मॉडुलस अगर हम सैंड पे डिपेंड करते हैं तो सैंड पे फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड, इन तीनों में जो वैल्यू होती है फाइननेस मॉडुलस की, फाइन सैंड की होती है 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड की होती है 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड की होती है 2.9 से 3.2। अब एग्रीगेट में भी फाइन, मीडियम, कोर्स तीनों आते हैं। फाइन एग्रीगेट की वैल्यू होगी 2.0 से 3.5, मीडियम एग्रीगेट की वैल्यू है 5.0 से 7.0, कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू है 6.5 से 8.5 लेते हैं। लेकिन फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू अगर 3.2 से ज़्यादा है तो हम सीमेंट कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट में उसका यूज़ नहीं करते हैं। किसका? सैंड का। ये किसके लिए है? सैंड के लिए है। ठीक है, सैंड की फाइननेस मॉडुलस अगर 3.2 से ज़्यादा है तो सीमेंट कंक्रीट में हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, गोल एग्रीगेट होते हैं, उनमें क्या होता है, बेटर वर्कबिलिटी होती है, उसकी वर्कबिलिटी अच्छी होती है लेकिन स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं दे पाता है। जो एंगुलर एग्रीगेट होते हैं उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है सबसे ज़्यादा, चारों एलोंगेटेड, फ्लैकीनेस और राउंडेड एग्रीगेट चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो देता है वो एंगुलर एग्रीगेट देते हैं, और वर्कबिलिटी राउंडेड से कम होती है, राउंडेड एग्रीगेट से वर्कबिलिटी कम होती है कंक्रीट में। एलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होती है, जिसकी लेंथ 9.5 या 1.8 टाइम्स भी बोल सकते हैं इसको, इनटू मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट, जिसके मीन डायमेंशन जो एग्रीगेट है अपने मीन डायमेंशन का 9/5 होती है, वो कहलाते हैं हमारे एलोंगेटेड एग्रीगेट। और वही चीज़ 3.5 है थिकनेस, अगर उसकी थिकनेस 3.5 है तो वो कहलाएगी हमारी फ्लैकीनेस एग्रीगेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, और पढ़ा हमने टाइप ऑफ एग्रीगेट, सॉरी टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, टेस्ट ऑन एग्रीगेट, एग्रीगेट पर टेस्ट किए, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किया। ठीक है, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करने पे 25 mm डाया के 25 mm हाइट के जो मतलब एग्रीगेट हमने यूज़ किए इसमें। ठीक है, और जो सीप थी, सीप इसमें कौन सी यूज़ हुई, 2.36 mm सीप यूज़ हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू में जो हम सीप यूज़ करते हैं छानने के लिए वो कितनी, कौन सी यूज़ करते हैं, वो करते हैं 2.36 mm सीप। अगर रोड वही में मतलब क्रशिंग वैल्यू में रोड पेमेंट या विटमिन पेमेंट के लिए टॉप सरफेस पर अगर हम उस एग्रीगेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू, उस एग्रीगेट की वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 30% से ज़्यादा, मतलब 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बियरिंग सरफेस के अलावा कहीं बेस कोर्स में अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 45 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इज इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में जो सी है वो भी 2.36 mm की है। इसमें भी रोड पेमेंट और वियरिंग कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वियरिंग कर्सन मतलब वियरिंग सरफेस को छोड़कर बेस कोर्स में 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू किससे टेस्ट करते हैं हम लोग, लॉस एंजलिस मशीन यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, और सीप कौन सी यूज़ करते हैं, 1.70 mm सीप। इसमें सीप चेंज होगी, उसमें हम कौन सी यूज़ कर रहे थे, 2.36। ठीक है, क्रशिंग में और इम्पैक्ट में हमने यूज़ की थी 2.36, और एब्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं 1.70 mm सीप। ठीक है, डिफरेंस है। और बियरिंग सरफेस में जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसकी एब्रेशन वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बियरिंग कोर्स के अलावा यानी बेस कोर्स में अगर हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट को तो उसकी एब्रेशन वैल्यू 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, इन दोनों में इम्पैक्ट वैल्यू एंड क्रशिंग वैल्यू में जो सीब यूज़ की वो 2.36 mm सीब यूज़ की, लेकिन इसमें एब्रेशन वैल्यू में जो सीब यूज़ की 1.70 mm सीब यूज़ की हमने। ठीक है, नेक्स्ट आया डेविल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन। डेविल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन से जो हम टेस्ट करते हैं वो क्या पता करते हैं, एग्रीगेट का, एग्रीगेट की रेट ऑफ वियर पता करते हैं। क्या? रेट ऑफ वियर। ठीक है, और डोरी एट्रिशन टेस्टिंग मशीन से हार्डनेस पता करते हैं, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट, और हार्डनेस कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम बाई 3। ये एक फॉर्मूला है
20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। रोड रोड और कंक्रीट में जो हार्डनेस एग्रीगेट यूज करेंगे उसका जो हार्डनेस कॉफिशिएंट वैल्यू होगी वो 17 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किसमें? रोड और कंक्रीट वर्क में हम जो यूज करते हैं एग्रीगेट, उसमें उसकी हार्डनेस कॉफिशिएंट वैल्यू 17 से कम नहीं होनी चाहिए। एंगुलरिटी नंबर, एंगुलरिटी नंबर क्या पता करता है? एंगुलरिटी नंबर हमको एग्रीगेट का साइज पता करता है। क्या? एग्रीगेट के साइज के बारे में बताता है। और एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू जो होती है 0 से लेके 11 तक होती है। 0 हमको बताता है राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है, और 11 हमें बताता है एंगुलर एग्रीगेट। ओके। अगर और कोई एग्रीगेट होगा तो वो 0 से 11 के बीच में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है एग्रीगेट की? 2.6 से 2.8। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा? मतलब जो एग्रीगेट होता है कितना वाटर वाटर एब्सॉर्ब करना, मतलब करना चाहिए और कितने में बेकार है, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किसका? अपने वेट का। अपने वेट के 10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दो तरीके से हम पता करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं दो तरीके से, क्यूब टेस्ट करते हैं, एक कोर टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट में जो मोल्ड यूज करते हैं उसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का साइज होता है। और कोर टेस्ट में जो हम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज करते हैं उसका साइज होता है 15 इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, कंक्रीट की जो 28 दिन की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और उसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी हम, तो पहली बात तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होती है। ठीक है। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड से एक्यूरेट वैल्यू निकल के नहीं आती है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से हमें वैल्यू एक्यूरेट मिल जाती है। इसमें हम जो यूज करते हैं टेस्ट, वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दो यूज करते हैं। ठीक है। ये था हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट को आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज करेंगे एडमिक्सचर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? एडमिक्सचर्स के बारे में। ठीक है। मैंने सोचा था अभी इसको एडमिक्सचर भी कंप्लीट कर दें, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसलिए अब एडमिक्सचर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।